और प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? बच्चों, मेरा नाम मयंक है और आज हम मिलके केमिकल इक्विलिब्रियम का ट्यूटोरियल नंबर 7 करने वाले हैं। बच्चों, ये केमिकल इक्विलिब्रियम का लास्ट ट्यूटोरियल है। इसके बाद हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, आयनिक। बच्चों, आज के ट्यूटोरियल के टॉपिक आपके सामने है। पहला जो टॉपिक है दैट इज थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रियम। दैट मींस ये वो टॉपिक है जो कि थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम को एक दूसरे के साथ रिलेट करता है। ठीक है। दूसरा जो टॉपिक है दैट इज वैन हॉफ इक्वेशन। आज के लेक्चर के अंदर हम काइंड ऑफ ये जो 3 फॉर्मूले हैं इनकी एप्लीकेशन देखेंगे। इसमें जो फर्स्ट फॉर्मूला है और जो सेकंड फॉर्मूला है उसमें आप देख पा रहे होगे एक डेल्टा जी का फैक्टर दिखाई दे रहा है। डेल्टा जी इज चेंज इन गिब्स एनर्जी। ये थर्मोडायनेमिक्स से आया हुआ है। और राइट हैंड साइड आपको क्यू या के इक्विलिब्रियम दिखाई दे रहा है, ये आपका केमिकल इक्विलिब्रियम से आया है। ठीक है। तो ऑब्वियसली ये रिलेशन थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम को रिलेट करता हुआ रिलेशन है। दूसरा जो नीचे रिलेशन है, दिस इज योर वैन हॉफ इक्वेशन। बेटा, हमने ये सीखा हुआ है कि के इक्विलिब्रियम को चेंज करना है तो क्या चेंज करो? टेम्परेचर चेंज करो। अगर आपने टेम्परेचर चेंज किया तो के इक्विलिब्रियम में चेंजेस आएंगे। ये वैन हॉफ इक्वेशन वही बातें करती है कि अगर मैंने टेम्परेचर चेंज किया, T1 से T2 किया, तो के इक्विलिब्रियम में भी चेंजेस आएंगे। तो बच्चों, इसी के आगे चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय विच ग्राफ एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय विच ग्राफ। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ग्राफ्स दिए हुए हैं, बस आपको यह बताना है एक्सो कौन सा है और एंडो कौन सा है। बच्चों, के इक्विलिब्रियम का वेरिएशन विद टेम्परेचर यही है ना यहाँ पे। तो मैं क्या करूंगा, सीधे सीधे वैन हॉफ इक्वेशन लिखूंगा। मैं लिखूंगा ln ऑफ के इक्विलिब्रियम एट T2 डिवाइडेड बाय के इक्विलिब्रियम एट T1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच बाय आर 1 बाय T2 माइनस 1 बाय T1। जरा ध्यान से देखेंगे, मैं क्या करने वाला हूं, ln की आइडेंटिटी यूज करूंगा, ln ऑफ के T2 माइनस ln ऑफ के T1, ये लिखूंगा। इसको डिवाइड करूंगा किससे? 1 बाय T2 माइनस 1 बाय T1 से। बात समझ आ रही है? दिस इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच बाय आर। कुछ नहीं किया, ln की सिंपल आइडेंटिटी यूज की और 1 बाय T2 माइनस 1 बाय T1 को नीचे ले गए। यहां पे जितने भी ग्राफ हैं इसमें y एक्सिस क्या है? ln ऑफ के इक्विलिब्रियम, दैट इज y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट क्या है? 1 बाय t। क्या मैं बोल सकता हूं, दिस इज नथिंग बट, इसको ऐसे लिख सकता हूं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 विच इज बेसिकली द स्लोप y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 विच इज बेसिकली अ स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन की स्लोप है। मैं स्ट्रेट लाइन क्यों बोल रहा हूं बेटा? बिकॉज इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। डेल्टा एच की वैल्यू कांस्टेंट होती है, आर की वैल्यू तो वैसे ही कांस्टेंट होती है, तो राइट हैंड साइड भी कांस्टेंट है। बच्चों, ये पक्का हो गया कि ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आने वाले हैं। लेकिन अगर एक्सोथर्मिक होगा डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी। और बाहर भी एक नेगेटिव दिखाई दे रहा है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। एक्सो के लिए स्लोप पॉजिटिव होगी। अगर एंडो की बात करते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करते हैं, एंडोथर्मिक मतलब डेल्टा एच का साइन पॉजिटिव। ठीक है। डेल्टा एच का अगर यहां पे साइन पॉजिटिव रखोगे तो ओवरऑल फ्रैक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, स्लोप आपकी नेगेटिव है। तो एक्सो के लिए स्ट्रेट लाइन है। एक्सोथर्मिक ग्राफ अगर आपको चाहिए तो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। एक्सोथर्मिक के लिए स्लोप पॉजिटिव होनी चाहिए। तो आइए ढूंढते हैं स्लोप पॉजिटिव। द आंसर इज बेटा सी। एक्सोथर्मिक का आंसर सी है। यहीं पे एंडोथर्मिक का आंसर अगर मुझे पूछना है आपसे तो अगेन स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए लेकिन स्लोप नेगेटिव होनी चाहिए, ऐसे ढलान होनी चाहिए। स्ट्रेट लाइन है, नेगेटिव स्लोप है, आंसर इसका बी आ रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सी है, उसके नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर बी है। ये बेटा डायरेक्ट एप्लीकेशन है वैन हॉफ इक्वेशन की। आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही हो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा।
ये भी एक ग्राफ का क्वेश्चन है, आइए देखते हैं क्या कहता है। द प्रिपरेशन ऑफ SO3 बाय द रिएक्शन, उसने एक रिएक्शन दिया हुआ है और उसके बारे में ये भी बता रखा है कि इट इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है बेटा, कि एनर्जी रिलीज हो रही है, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है, डेल्टा एच इज नेगेटिव, एनर्जी इज रिलीज्ड। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। इफ द प्रिपरेशन फॉलोज द फॉलोइंग टेम्परेचर प्रेशर रिलेशनशिप, ठीक है, फॉर इट्स परसेंटेज यील्ड, देन फॉर टेम्परेचर T1 T2 T3 द करेक्ट ऑप्शन इज, आपको T1 T2 T3 में रिलेशन आइडेंटिफाई करना है। अब बच्चों एक चीज आपको समझ आनी चाहिए कि जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं, किसी भी एक प्रेशर की बात कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर की बात कर लेते हैं, मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूं। अगर मैंने 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर रख रखा है तो परसेंटेज यील्ड किसकी ज्यादा है, परसेंटेज यील्ड एक पर्टिकुलर प्रेशर पे अगर देखा जाए, कोई भी ले लो, 2 की जगह 3 ले लो, 4 ले लो, आंसर यही आएगा, थर्ड वाले में यील्ड ज्यादा आ रही है सेकंड से, फर्स्ट में यील्ड सबसे कम है। बात समझ आ रही है। अब बच्चों यील्ड को आप डायरेक्टली अल्फा से रिलेट कर सकते हो, दैट मींस रिएक्शन सबसे ज्यादा आगे किस में जा रहा है, यील्ड का मतलब यही है ना कि ये जो गिवन रिएक्शन है इसमें SO3 सबसे ज्यादा बन रहा है, यही तो मतलब है यील्ड का। मेरे कहने का मतलब जिसमें अल्फा ज्यादा होगा, जिसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होगी, उसमें रिएक्टेंट ज्यादा टूटेंगे, प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे, परसेंटेज यील्ड भी ज्यादा आ जाएगी। इन अदर वर्ड्स, अगर मैं आपको परसेंटेज यील्ड का ऑर्डर दिया हुआ है और मैं अल्फा का ऑर्डर आपसे पूछ लूं कि ज्यादा रिएक्शन फॉरवर्ड किस में जा रहा है, अगेन द आंसर इज सेम, 3 2 1। अभी भी आंसर नहीं आया, आगे चलते हैं। आपसे क्या पूछा हुआ है कि अगर 3 to 1 में टेम्परेचर T3 T2 T1 है तो T3 T2 T1 में क्या रिलेशन है। बच्चों मुझे एक चीज याद है, अगर मैं एक्सोथर्मिक की बात करता हूं, एक्सोथर्मिक की बात करता हूं तो कैसे करता हूं, A gives you B प्लस हीट, ऐसे करता हूं। अगर मुझे एक्सोथर्मिक की बात करनी होती है तो मैं हीट को एज अ प्रोडक्ट ऐड करता हूं। अगर मैं यहां पे टेम्परेचर बढ़ाता हूं, अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया दैट मींस मैंने हीट बढ़ाई, अगर मैंने हीट बढ़ाई, हीट का कंटेंट बढ़ाया, दैट मींस मैंने प्रोडक्ट बढ़ा दिया, है ना। हीट को आप प्रोडक्ट की तरह ट्रीट कर रहे हो, आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो हीट बढ़ गई, हीट बढ़ गई तो प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ गया, प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ गया, दैट मींस रिएक्शन विल गो टुवर्ड्स लेफ्ट, अल्फा विल डिक्रीज। टेम्परेचर बढ़ाने से अल्फा कम होता है फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर यहीं पे मैं एंडो की बात करूं, एंडो में हीट को आप लेफ्ट साइड में ऐड करोगे बिकॉज हीट इज एब्जॉर्ब्ड, ये रहा आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया दैट मींस आपने हीट बढ़ाई, हीट बढ़ाने का मतलब है रिएक्टेंट बढ़ा दिया, इस केस में रिएक्टेंट बढ़ा दिया, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, अल्फा बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से अल्फा बढ़ रहा है, किसके केस में, एंडोथर्मिक के केस में। तो अगर आप यहां पे देखोगे T3 T2 T1, ठीक है, अल्फा की बात करते हैं, किसका अल्फा ज्यादा आ रहा है, T3 का, फिर T2 का, फिर T1 का, और रिएक्शन कैसा दिया हुआ है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब कौन सा केस है बेटा, फर्स्ट वाला केस है। दैट मींस टेम्परेचर ज्यादा उसका होगा जिसका अल्फा कम होगा, मतलब ऑपोजिट ट्रेंड, T3 की वैल्यू सबसे कम, फॉलोड बाय T2, सबसे ज्यादा वैल्यू बेटा T1 की। तो T1 T2 T3, आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन थ्रू स्टेजेस 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 आगे ग्राफ में आपको स्टेजेस दिख रही होंगी, ठीक है। ए से बी वाली स्टेज 1 है, बी से सी वाली स्टेज 2 है, और सी से डी स्टेज आपकी 3 है। अब यहाँ पे इन तीनों स्टेजेस के लिए बस ये पूछा हुआ है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। दैट मीन स्टेज 1 एंडो एक्सो है, स्टेज 2 एंडो या एक्सो है, या स्टेज 3 एंडो एक्सो है।
इसके ऊपर इंफॉर्मेशन आपसे पूछी हुई है। अब देखो अलोंग दी वाई एक्सिस आपने क्या प्लॉट किया हुआ है, ये x, इस x का क्या मतलब है, इसका मतलब है क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। आप इसको परसेंटेज यील्ड की तरह भी समझ सकते हो, आप इसको अल्फा की तरह भी समझ सकते हो, ठीक है। और अलोंग दी एक्स एक्सिस आपने क्या प्लॉट किया हुआ है, टेम्परेचर। तो कुछ चीजें यहां पे जो मुझे समझ आ रही हैं वो ये आ रही हैं, अगर आप यहां पे ए से बी को जरा फोकस करो, ए से बी जाने वाले पाथ को फोकस करो, आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, आपने एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ाया तो वाई कोऑर्डिनेट भी बढ़ गया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, अल्फा बढ़ गया, दिस इज फर्स्ट स्टेप। ऐसे ही सेकंड स्टेप पे भी फोकस करो, सेकंड स्टेप मतलब आपका बी से सी वाला स्टेप बेटा, यहां से यहां तक वाला स्टेप जो रेड कलर से मैंने हाईलाइट किया है। तो बी से सी वाला जो स्टेप है इसके अंदर भी आप चेकआउट करो, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो इन दिस केस अल्फा कम हो गया, रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा है, परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म कम हो रही है। सी से डी की कहानी ए से बी वाली सेम है। जो थर्ड है, थर्ड मतलब ये सी से डी वाला जो पाथ है ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे फर्स्ट पाथ है कि टेम्परेचर बढ़ाया और अल्फा बढ़ गया। दैट मींस फर्स्ट और थर्ड एक जैसे स्टेप्स हैं, सेकंड अलग है, ठीक है। इतना तो आइडिया हो गया। चलिए अब अपनी बेसिक ली चैटलियर प्रिंसिपल की नॉलेज यूज करते हैं। अगर मेरे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो ए गिव्स यू बी प्लस हीट होता है, बिल्कुल बेसिक से करता हूं मैं हमेशा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ए गिव्स यू बी प्लस हीट, रैंडम रिएक्शन लिख दिया, ए गिव्स यू बी प्लस हीट, हीट प्रोडक्ट में बन रही है, रिलीज हो रही है। टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया तो प्रोडक्ट ऐड हो गया, अगर प्रोडक्ट ऐड हो गया तो अल्फा कम हो गया, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। दैट मींस टेम्परेचर बढ़ा के अगर रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा है तो दैट इज एक्सो। ऑब्वियसली अगर टेम्परेचर बढ़ा के रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है तो दो स्टेप्स आर एंडो। अब समझ आ गया होगा, फर्स्ट एंड थर्ड आर एंडोथर्मिक बट सेकंड इज एक्सोथर्मिक। इसका आंसर बेटा ए है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है बेटा। चलो यहां तक तो कहानी समझ आ रही है, अगले क्वेश्चन की तरफ चला जाए। ये आ गया होगा क्वेश्चन आपके सामने, 1 मोल ऑफ N2O4, आपके पास 1 मोल N2O4 का है, आइए साथ साथ लिखते हैं। N2O4 कितना है जी, 1 मोल है और उसको 300 केल्विन पे रखा गया है। मोल्स की वैल्यू दे रखी है और टेम्परेचर की वैल्यू दे रखी है इन अ क्लोज्ड कंटेनर अंडर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर भी दिया हुआ है, क्या बात है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट इज हीटेड टू 600 केल्विन, इसको 600 केल्विन तक हीट किया गया। When 20% of N2O4 decomposes to NO2, कहने का मतलब ये है कि N2O4 कन्वर्ट हो रहा है किसमें, 2NO2 में। अगर आपने टाइम t इज इक्वल टू 0 पे 1 मोल लिया था N2O4, अगर आपने टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल मोल्स कितने लिए थे, 1 मोल, तो टाइम t इज इक्वल टू t इक्विलिब्रियम पे क्या होने वाला है, 1 में से 20% रिएक्ट कर रहा है, तो दैट मींस बचा हुआ ये है 0.8 मोल, ये बनेगा कितना बेटा, 0.4 मोल। सीधी बात है, N2O4 अगर 1 मोल रिएक्ट होता है NO2 2 मोल बनता है, राइट। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को देखो, N2O4 अगर 1 मोल रिएक्ट होता है NO2 2 मोल बनता है, यहां पे N2O4 0.2 मोल रिएक्ट हुआ है तो NO2 उसका ट्वाइस बनेगा, 0.4 बनेगा। यहां तक समझ आ रही है बात, ओके। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हियर इज हाउ मेनी, इज 1.2 मोल्स। आपसे अब रिजल्टेंट प्रेशर पूछा हुआ है, ठीक है। रिजल्टेंट प्रेशर का मतलब है प्रेशर चेंज हो रहा है लेकिन कंटेनर आपका क्लोज्ड है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट मानते हुए चलोगे, ठीक है। तो लगाइए पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में दोनों कंडीशंस पे क्या चीज सेम है, इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे क्या चीज सेम है, द आंसर इज वॉल्यूम सेम है। दैट मींस N1 RT1 बाय P1 इज इक्वल टू N2 RT2 बाय P2। ध्यान से देखो, ये इक्वेशन V1 इक्वल टू V2 है,
मुझे पता है दोनों सिचुएशन पे वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम सेम है, तो दैट मींस nRT बाई पी की वैल्यू दोनों की सेम है। R से R कैंसल आउट हो गया, ठीक है। इनिशियली नंबर ऑफ मोल्स कितने थे 1, इनिशियल टेम्परेचर कितना था 300, चेक करते रहो, इनिशियल टेम्परेचर 300, इनिशियल मोल्स 1, इनिशियल प्रेशर भी 1, फाइनल मोल्स 1.2, फाइनल टेम्परेचर 600, फाइनल प्रेशर, यही तो निकालना है, सब कुछ ही पता होगा तो निकालेंगे क्या, तो यही तो निकालना है फाइनल प्रेशर। तो ये 2 से कैंसिल आउट हो गया, P2 की वैल्यू 2.4 एटमॉस्फेयर आ गई है, P2 इज 2.4 एटमॉस्फेयर। आइए देखते हैं ऑप्शन है, बिल्कुल है ऑप्शन, आंसर इसका बी है बेटा। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चल सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। एट 320 केल्विन a gas A2 is 20% dissociated into A। सबसे पहले तो देखो रिएक्शन लिख लो, कैसे लिखोगे, A2 इसको हीट कर रहे हैं, डिकम्पोज हो रहा है, गिव्स यू 2A। द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी change at 320 Kelvin and 1 atmosphere in joules per mole is approximately। अच्छा, आपसे पूछा गया है डेल्टा जी नॉट, आपसे क्या पूछा गया है, डेल्टा जी नॉट पूछा गया है। आपको पता है डेल्टा जी नॉट किसके बराबर होता है, अगर आपको वो स्टार्टिंग वाले फॉर्मूले याद हैं तो आपको याद आ गया होगा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन ऑफ के इक्विलिब्रियम। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, अगर ये याद है बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज डिराइव भी फटाफट हो जाता है, ठीक है। लेक्चर को जरा देखना, विद इन 30 सेकेंड डिराइव होता है ये रिलेशन, परेशान होने की ज्यादा बात नहीं है, आप इससे बहुत आसानी से डिराइव कर सकते हो। ये वाला रिलेशन होता है ना, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी को 0 रखो और क्यू को के इक्विलिब्रियम रखो, आंसर आ गया है। इन एनी केस ऊपर वाला तो याद रखना ही पड़ेगा ना, ऊपर वाला रिलेशन तो याद रखना ही पड़ेगा, उससे नीचे वाला रिलेशन विद इन 20 सेकेंड्स आ जाता है। एनीवेज यहां तक तो पहुंच गए। आपसे डेल्टा जी नॉट की वैल्यू पूछी है, दैट मींस मुझे आरएचएस पता होना चाहिए। क्या मुझे आर की वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है, 8.314, ठीक है, माइनस एक आगे लगा हुआ है। क्या मुझे टी की वैल्यू पता है, टेम्परेचर, टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है 320 केल्विन, एग्जामिनर ने दे रखी है 320 केल्विन, आइए लिखते हैं जरा 320 केल्विन। घूम फिर के मुझे क्या चाहिए, एल एन ऑफ के इक्विलिब्रियम, यहां पे केपी की बात कर सकते हैं, किसी तरीके से केपी आ जाए यार, किसी तरीके से केपी आ जाए एंड मेरा आंसर आ गया, ठीक है। तो केपी निकालने का तरीका क्या है, कुछ कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है क्वेश्चन में, जैसे कि 20% डिसोसिएट हो रहा है। आप ऐसे मान के चलो, आपके पास टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, आपके पास टाइम t इज इक्वल टू 0 पे 1 एटमॉस्फेयर है, इसका पार्शियल प्रेशर ये कुछ भी नहीं है, ओके। जैसे ही टाइम t इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम की बातें चली तो A2 कितना डिसोसिएट हो गया 20%, मतलब कितना बचा 80%, 0.8 ATM बच गया, 0.2 आगे गया, 0.2 का क्या बनेगा आगे जाके 0.4 ATM। यहां तक बात समझ आ रही है, ठीक है, 0.4 ATM। अब आप बस KP का एक्सप्रेशन लिखो, माइनस 8.314 300, ये तो पहले से ही था। ln के अंदर KP का एक्सप्रेशन लिखो, इट इज 0.4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.8, ठीक है, A का स्क्वायर डिवाइडेड बाय A2, पार्शियल प्रेशर ऑफ A का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A2। ये 2 से कटेगा, ये भी इससे 2 से कटेगा, तो ये आ गया बेटा 0.2 आ गया, ln ऑफ 0.2 आ गया, ठीक है। तो क्या करेंगे, माइनस ऑफ 8.314 इंटू 300, ln ऑफ 0.2 को बोलो ln ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 10, तो दिस इज ln ऑफ 2 माइनस ln ऑफ 10,
बात समझ आ रही है? अब इसको सॉल्व करोगे, ln2 की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर इटसेल्फ दे रखी है, ऊपर देखिए ln10 की वैल्यू जो होती है 2.303 होती है, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 4281। दिस क्वेश्चन इज द डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी ln ऑफ क्यू। ठीक है, इन फॉर्मूले की डायरेक्ट एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड है। आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा। एक रिएक्शन दिया हुआ है SO2 प्लस O2 गिव्स यू 2SO3, जिसका डेल्टा H दिया हुआ है। बेटा डेल्टा H कैसा दिया हुआ है जरा चेक करो। डेल्टा H नेगेटिव दिया हुआ है, दैट मींस ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डेल्टा H नेगेटिव दिया हुआ है, तो इसमें मैं क्या करता हूं, हीट को कैसे ऐड करता हूं एज अ प्रोडक्ट। आप देखोगे यहां पे मैंने हीट लिख दिया है। प्रोडक्ट में हीट इसलिए लिखा है क्योंकि हीट रिलीज हो रही है। डेल्टा H नेगेटिव का मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट इज रिलीज्ड, दैट मींस आप प्रोडक्ट में हीट लिखोगे। आगे बढ़ते हैं। Kc की वैल्यू भी दे रखी है। Kc की वैल्यू काफी बड़ी दे रखी है। अब चेक करोगे 10 टू द पावर 16 की वैल्यू है। Which of the following statements are incorrect? आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीजेस एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या असर पड़ेगा ये चेक करना है। टेम्परेचर बढ़ाते ही रिएक्शन कहाँ जाएगा वो चेक करो। टेम्परेचर बढ़ाते ही आप ऐसे समझ लो हीट बढ़ा दिए। अगर हीट का कंटेंट बढ़ा दिया है दैट मींस प्रोडक्ट में हीट है तो प्रोडक्ट बढ़ गया है। दैट मींस रिएक्शन कहां जाएगा, रिएक्शन विल गो बैकवर्ड। दैट मींस के इक्विलिब्रियम पे क्या असर पड़ा, के इक्विलिब्रियम डिक्रीज हो गया। मैंने आपको बताया सिर्फ के इक्विलिब्रियम एक ही चीज से इफेक्टेड फील करता है, वो कौन सी चीज है, वो टेम्परेचर है। तो यहां पे लिखा हुआ है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीजेस एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। अगली स्टेटमेंट में आते हैं। द एडिशन ऑफ इनर्ट गैस at constant volume will not affect the equilibrium constant। हो ही नहीं सकता, बिकॉज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो सिर्फ एक ही फैक्टर से इफेक्टेड है ना, दैट इज टेम्परेचर। बाकी के फैक्टर तो इफेक्ट करते ही नहीं है। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। बात समझ आ रही है? अगला, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज लार्ज सजेस्टिव दैट इट इज गोइंग टू कंप्लीशन, सो नो कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड। दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट बेटा। देखो कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, टू स्पीड अप द रिएक्शन। उसका के इक्विलिब्रियम से कोई लेना देना नहीं होता। आपको मैंने बताया था कैटलिस्ट यूज करो या कैटलिस्ट ना यूज करो, के इक्विलिब्रियम की वैल्यू वही रहती है। के इक्विलिब्रियम कैटलिस्ट से चेंज नहीं होता। तो दैट मींस अगर किसी का के इक्विलिब्रियम हाई है, इसका मतलब ये नहीं है कि कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। के इक्विलिब्रियम हाई का मतलब है कि रिएक्शन कंप्लीट होगा। पहले की आधी स्टेटमेंट सही है, लेकिन कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट हो सकती है टू स्पीड अप द रिएक्शन। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। फोर्थ वाले पे आओ। द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एज प्रेशर इंक्रीजेस। चलो ये तो ली चैटलर की फीलिंग आ गई है। प्रेशर को बढ़ाना चाहते हो, प्रेशर को बढ़ाना चाहते हो, दैट मींस वॉल्यूम कम हो जाएगी। वॉल्यूम कम हो जाएगी, इसका क्या मतलब है, क्राउडिंग पे क्या असर पड़ेगा, क्राउडिंग बढ़ जाएगी। देखो पहले जो गैस ज्यादा वॉल्यूम में थी, अब वही गैस कम वॉल्यूम में आ गई है। तो जो मॉलिक्यूल्स पहले दूर दूर थे, अब वही मॉलिक्यूल्स पास पास हो गए हैं, तो क्राउडिंग बढ़ गई है। तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पे क्राउडिंग कम हो जाए। क्राउडिंग कम कैसे होगी बेटा, ऊपर वाले रिएक्शन में क्राउडिंग कैसे कम होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाके। बिकॉज 2 मोल प्लस 1 मोल, 3 मोल से 2 मोल बन रहे हैं, लेस हो रही है ना क्राउडिंग। फॉरवर्ड जाएगा रिएक्शन तो क्राउडिंग डिक्रीज होगी। दैट मींस रिएक्शन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। दैट मींस इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टुवर्ड्स राइट टू डिक्रीज क्राउडिंग। ठीक है, अब जरा देखो क्वेश्चन में डी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन दैट इज टुवर्ड्स राइट एज प्रेशर इंक्रीजेस।
बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिखी हुई है, तो दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट आंसर। इसका आंसर आप मार्क क्या करोगे, इसका आंसर आप सी मार्क करोगे, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे इनकरेक्ट पूछा हुआ है। इनकरेक्ट तो सी है, ए बी डी आर करेक्ट। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, थर्मल डिसोसिएशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ CaCO3 इज स्टडीड अंडर डिफरेंट कंडीशंस। कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन की बातें चल रही हैं। सबसे पहले तो आपको एक चीज समझ आनी चाहिए कि ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। एंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब है इसको करने के लिए हीट रिक्वायर्ड होगी। आपको कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ना है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो डेल्टा H पॉजिटिव है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्वेश्चन क्या पूछा गया, आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शंस आइडेंटिफाई करने हैं। पहला ऑप्शन, डेल्टा H इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, बिल्कुल ठीक ऑप्शन है, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आपको पता है डेल्टा H क्या होता है, डेल्टा H एट T2 माइनस डेल्टा H एट T1 इज इक्वल टू डेल्टा Cp T2 माइनस T1। इसको बोलते हैं किरचॉफ्स इक्वेशन। और एज पर दिस इक्वेशन डेल्टा H की वैल्यू चेंज होती है विद टेम्परेचर। आप T1 से T2 टेम्परेचर कर दो तो डेल्टा H भी चेंज हो जाएगा, डेल्टा H T1 से डेल्टा H T2 आ जाएगा। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट दे रखी है। बी ऑप्शन में जाओ, K इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है। अरे K इक्विलिब्रियम तो किसी भी चीज से इंडिपेंडेंट होता है, सिर्फ किस चीज पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर। बात समझ आ रही है, तो ये तो वैसे ही करेक्ट स्टेटमेंट है। अगला, K is dependent on the pressure of CO2 at a given temperature. No. K is dependent on temperature. It doesn't depend on the pressure. उल्टा बोल सकते हो, pressure of CO2 depends on K. बात समझ आ रही है, तो ये क्या है बेटा, इनकरेक्ट। दोबारा से सुनो मैंने क्या बोला है सी ऑप्शन के लिए। सी ऑप्शन में इन्होंने लिखा है K जो होता है वो प्रेशर ऑफ CO2 पे डिपेंडेंट होता है। मैं ये कह रहा हूं ये गलत है, उल्टा फिर भी ट्रू है। प्रेशर ऑफ CO2 डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ K। मतलब अगर मैं यहां पे Kp की वैल्यू लिखूंगा, इट विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, बाकी सारे सॉलिड है तो बाकियों की तो एक्टिविटी 1 आ गई। और Kp आपका कांस्टेंट होगा एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। Kp आपका कांस्टेंट है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, प्रेशर चेंज करके Kp चेंज नहीं होता, तो दैट मींस Kp प्रेशर पे डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन अगर Kp की वैल्यू चेंज हो गई है किसी रीजन से, तो प्रेशर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। बात समझ आ रही है, तो सी स्टेटमेंट पढ़ो, Kp is dependent on the pressure of CO2, that is incorrect statement। D statement पढ़ो, delta H is independent of the catalyst, yes this is correct statement। डेल्टा H इंडिपेंडेंट होता है कैटलिस्ट से, ये मैं कैसे प्रूव कर सकता हूं, सिर्फ एक चीज बोल के कि डेल्टा H इज अ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन दैट मींस डेल्टा H को कैसे लिखते हैं, इट इज एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। पाथ पे फर्क नहीं पड़ता, आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पे जा रहे हो, ये आपका रिएक्टेंट है ये आपका प्रोडक्ट है, आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पे जा रहे हो, जिस मर्जी पाथ के थ्रू जाओ उससे फर्क नहीं पड़ता। डेल्टा H की वैल्यू इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। बात समझ आ रही है, पाथ इंडिपेंडेंट है। कैटलिस्ट यूज करो या ना करो, कैटलिस्ट प्रोडक्ट थोड़ी चेंज कर देता है। कैटलिस्ट यूज करने से आपको प्रोडक्ट थोड़ी कोई दूसरा मिल जाता है, आपको बस वो प्रोडक्ट थोड़ी जल्दी मिल जाता है, उसकी काइनेटिक्स थोड़ी तेज हो जाती है। तो अगर आपने कैटलिस्ट यूज किया, रिएक्शन जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, रिएक्शन जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट वही बनेगा, प्रोडक्ट वही बनेगा, रिएक्टेंट वही है, प्रोडक्ट वही है, दैट मींस डेल्टा H भी वही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ आ गया सबको, है ना, प्लेन एंड सिंपल सवाल है। आपसे करेक्ट ऑप्शंस पूछ रखी हैं, करेक्ट ऑप्शंस आर A, B एंड D। आगे चलते हैं,
अगले क्वेश्चन की तरफ। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू दे रखी है 500 केल्विन पे फॉर अ सब्सटेंस एस इन लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। तो मैं क्या करता हूं, एस लिक्विड लिखा, इसका डेल्टा जी नॉट लिखा, कितना है जी 100.7 किलो कैलोरी पर मोल, और दूसरा क्या है एस गैस, इसका डेल्टा जी नॉट क्या है 103 किलो कैलोरी पर मोल। डेटा किलो कैलोरी पर मोल पे है। आपसे पूछा गया है वेपर प्रेशर ऑफ एस एट 500 केल्विन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। अब मैं आपको ये सिखाता हूं। देखो वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है, पूछा जो हुआ है पहले तो वो समझो ना। वेपर प्रेशर का मतलब होता है कि यहां पे मेरा एस लिक्विड पड़ा हुआ है, इसके वेपर्स बन रहे हैं, इस लिक्विड के वेपर्स बन रहे हैं, एस वेपर्स बन रहे हैं। वेपर्स और लिक्विड एक दूसरे के इक्विलिब्रियम पे हैं, लिक्विड ऊपर जा रहा है, ऊपर से वेपर नीचे कंडेंस हो रहे हैं, ऐसे साइकिल बना हुआ है। ठीक है, वेपर और लिक्विड आपस में इक्विलिब्रियम पे है। बेटा यहां पे जो भी प्रेशर की वैल्यू ऑब्जर्व होगी ना, इस एस गैस की जो भी प्रेशर की वैल्यू ऑब्जर्व होगी, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ एस। ये इस एस लिक्विड का जो कि नीचे रखा है, इसके वेपर्स का प्रेशर है। आई होप यू गेट इट। नाम में लिखा हुआ है वेपर प्रेशर, मतलब इसके वेपर का प्रेशर। फॉर एग्जांपल अगर नीचे वाटर ले रखा है, तो वाटर के जो वेपर बनेंगे उसका जो प्रेशर ऑब्जर्व होगा, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। इस इक्विलिब्रियम को बताने के लिए मैं एक रिएक्शन टाइप का ही लिख रहा हूं कि एस लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विद एस गैस। अगर आप इस इक्विलिब्रियम की बात करते हो, इसके डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट एफ ऑफ एस गैस माइनस डेल्टा जी नॉट एफ ऑफ एस लिक्विड। मतलब प्रोडक्ट का गिब्स फंक्शन माइनस रिएक्टेंट का गिब्स फंक्शन। ठीक है, प्रोडक्ट का क्या है 103, रिएक्शन का क्या है 100.7। इसका आंसर आ गया बेटा 2.3 किलो कैलोरी पर मोल। यहां तक समझ आ रहा होगा। इस रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आ गई। और एक चीज जो हमें अभी तक रट जानी चाहिए वो ये है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन ऑफ केपी। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन ऑफ केपी। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या है बेटा 2300, ये तो कैलोरी हो गए। ठीक है 2300, और जूल्स में निकालें, देखें जरा क्या डेटा गिवन है, जूल्स में निकाल लेते हैं। चलो तो इनटू क्या करेंगे 4.12, ये जूल्स में डेटा आ गया डेल्टा जी नॉट का। राइट हैंड साइड क्या लिखोगे माइनस 8.314। टेम्परेचर क्या दिया हुआ है, कुछ ना कुछ तो दिया होगा, चेक करते हैं। टेम्परेचर दिया हुआ है 500 केल्विन, टी की जगह 500 लिखेंगे। और ln ऑफ केपी, बेटा ऊपर वाले जो गिवन रिएक्शन है इसका केपी लिखो। केपी इज नथिंग बट पार्शियल प्रेशर ऑफ एस गैस या वेपर प्रेशर ऑफ एस लिक्विड, जो भी बोल दो। ठीक है, यहां तक समझ आ गया, ये एक्सप्रेशन समझ आ गया। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू आपकी आ जाएगी ln ऑफ पी एस गैस, ठीक है, इज इक्वल टू -2.303। ठीक है, तो ये जो राइट हैंड साइड है, ये जो वैल्यू होती है ये ln 10 की वैल्यू होती है। तो अब क्या करेंगे, माइनस को अंदर ले आएंगे, तो P वेपर प्रेशर ऑफ S लिक्विड या S गैस का जो प्रेशर है वो आ गया है 0.1 एटमॉस्फेयर। द आंसर इज 0.1 एटमॉस्फेयर। इसका आंसर बेटा ए है। बेटा इस क्वेश्चन के अंदर मैंने बार बार एस लिक्विड का वेपर प्रेशर बोला है, तो इसका मतलब आपको समझ आया नहीं आया। एस लिक्विड का वेपर प्रेशर का मतलब है ये जो एस लिक्विड है, राइट हैंड साइड अगर आप देखोगे इस डायग्राम के अंदर, ये जो नीचे एस लिक्विड है इसी के तो वेपर बनेंगे, और वो वेपर क्या क्रिएट करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो चाहे आप यहाँ पे एस गैस का प्रेशर निकाल लो, और आप उसी एस गैस के प्रेशर को क्या बोल दो,
एस लिक्विड का वेपर प्रेशर, इसके वेपर्स का प्रेशर। बात समझ आ रही है? ये दो टर्म्स मैंने यूज किए, समझ आनी चाहिए। बाकी क्वेश्चन की कैलकुलेशंस तो आसान ही थी। सबसे पहले आपने डेल्टा जी नॉट निकाला, उसको माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम से इक्वेट कर दिया, के इक्विलिब्रियम की वैल्यू निकाल दी, और के इक्विलिब्रियम ही तो पी के बराबर है। खत्म हो गया, सवाल खत्म। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इन द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम, N2O4 का इक्विलिब्रियम दिया हुआ है, व्हेन 5 मोल्स ऑफ ईच इज टेकन एंड द टेम्परेचर इज केप्ट एट 298 केल्विन, द टोटल प्रेशर वाज फाउंड टू बी 20 बार। ओके, गिवन आपको N2O4 का डेल्टा GF नॉट दे रखा है और NO2 का डेल्टा GF नॉट दे रखा है, और आपको डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन एट 298 केल्विन निकालना है। क्वेश्चन पढ़ लिया सबने? यहां पे बस एक क्वेश्चन में छोटा सा चेंज कर देना, डेल्टा जी नॉट की जगह डेल्टा जी पूछ लो, ठीक है? मतलब डेल्टा जी नॉट निकालना तो बहुत ही आसान है, वो तो सीधे सीधे देखते ही आ गया है। बेटा डेल्टा जी नॉट रिएक्शन का क्या होगा, फटाफट बताओ। डेल्टा जी नॉट फॉर अ रिएक्शन इज 2 इंटू डेल्टा जी फॉर्मेशन ऑफ NO2 माइनस डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ N2O4 गैस। ठीक है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की फॉर्मेशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2 इंटू NO2 की फॉर्मेशन कितनी दे रखी है, 50 बेटा, ये 50 दे रखी है, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए फॉर्मेशन ऑफ N2O4 ये कितनी दे रखी है, ये 100 दे रखी है। इसका आंसर 0 आ जाएगा, और 0 तो ऑप्शन में भी नहीं है, दैट मींस ये निकालने के लिए नहीं बोला है। ठीक है, आपको क्या निकालने के लिए बोला है, डेल्टा जी। बेटा डेल्टा जी कैसे निकालते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन ऑफ क्यू। ये वो केमिकल इक्वेशन है जो कि मैंने लेक्चर के एकदम स्टार्टिंग में ही बता दी थी, दैट डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। इसमें जो डेल्टा जी है वो क्या है, डेल्टा जी की वैल्यू क्या है वही तो निकालनी है। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या है, वो निकाली है 0, प्लस आर की वैल्यू 8.314 जूल्स में निकाल रहे हैं तो आर को 8.314 रखोगे, टेम्परेचर को क्या रखोगे 298, एंड ln ऑफ Q, बेटा Q का मतलब क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4, दैट्स Q। पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। तो बेटा इसको बस थोड़ा सा सॉल्व करना है, 8.314 इंटू 298, ln के अंदर वैल्यू डालेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2, दोनों के मोल्स 5-5 दिए हुए हैं, तो NO2 के मोल्स 5 है, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स 10, प्रेशर कितना है बेटा 20 बार, तो इंटू 20, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2O4 का पार्शियल प्रेशर कैसे निकालेंगे, N2O4 के मोल्स विच इज अगेन 5 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स 10 इंटू प्रेशर 20। मैं आपको बता दूं, मैं यहां पे ये वाली चीज यूज कर रहा हूं, दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ x इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ x इनटू टोटल प्रेशर। आई एम यूजिंग दिस इक्वेशन। अगर ये इक्वेशन आती है तो आप ये ब्रैकेट्स अच्छे से लिख पाओगे, और ये इक्वेशन हमने कहां सीखी है, स्टेट्स ऑफ मैटर में सीखी है। प्लीज जाके चेकआउट करो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो आपको ये इक्वेशन समझ आ जाएगी। एनीवेज इससे पूरा पूरा एक स्क्वायर तो कट ही जाता है, एंड ये 10 से 0 कट गया, ऊपर 10 ही आ गया। आंसर क्या आ गया बेटा 8.314 इंटू 298 इंटू 2.303। ठीक है, तो इसको फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। 8.314 को मल्टीप्लाई करते हैं 298 से, ठीक है, और फिर इसको एक और बार मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 से, ये 5705, ये आंसर आ गया 5705 जूल्स में आंसर है, तो पॉइंट लगा के किलो जूल में आंसर दे दो, 5.705।
इसका आंसर सी है बेटा। बात समझ आ रही है सबको? ठीक है, 5.705। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबडी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बेटा यहाँ पे आंसर नेगेटिव में दिया हुआ है, हमारा पॉजिटिव में आया है, आंसर पॉजिटिव ही है। यहाँ पे छोटी सी करेक्शन कर लेना, हर जगह प्लस प्लस कर देना, मतलब एटलीस्ट इस आंसर को तो प्लस कर दो। हमारा आंसर पॉजिटिव आया। बेटा फटाफट चेक कर लो कैसे किया क्वेश्चन। हमने यूज किया स्टेटमेंट डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू हमारी 0 आ गई थी ऊपर से, दैट मीन्स डेल्टा जी की वैल्यू प्लस आर की वैल्यू डाली, टी की वैल्यू डाली, एल एन क्यू। और क्यू को कैसे लिखेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। ठीक है, यहां पे डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर लगाया, 5/10 इंटू 20 का स्क्वायर ऊपर, नीचे 5/10 इंटू 20, स्क्वायर कैंसिल हो गया, 10 ऊपर आ गया, 2.303 लिख दिया। डेल्टा जी की वैल्यू प्लस 5.705 किलो जूल पर मोल आ गई। आंसर प्लस ही है, इसका आंसर सी ही मार्क करेंगे। ठीक है, छोटी सी करेक्शन थी, इसको प्लस कर दिया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने, केपी की वैल्यू दे रखी है, दो अलग अलग वैल्यू दे रखी है अलग अलग टेम्परेचर पे। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, केपी की वैल्यू 10 टू द पावर -6 दे रखी है, किस टेम्परेचर पे? 298 केल्विन पे। और 10 टू द पावर -4 दे रखी है, किस पे? 323 पे। रिएक्शन के बारे में भी आपको बता दिया, ये रहा रिएक्शन। आपको डेल्टा एच नॉट पूछा हुआ है, तो बेटा यहां पे तो मेरी बेसिक ऑब्जर्वेशन काम आती है कि आपको जब के इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन की बात जब भी होगी, के इक्विलिब्रियम की टेम्परेचर के साथ वेरिएशन की जब भी बात होगी, यू हैव टू यूज वैन हॉफ इक्वेशन। वैन हॉफ इक्वेशन कौन सी थी? ln ऑफ के एट T2 अपॉन के एट T1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच बाई आर 1/T2 माइनस 1/T1। आपको डेल्टा एच नॉट की वैल्यू निकालनी है, यहां पे डेल्टा एच नॉट ही होता है बेटा। ठीक है, या फिर आप ये अज्यूम कर लो डेल्टा एच चेंज नहीं हो रहा, तो डेल्टा एच नॉट के बराबर है। ठीक है, एनीवेज यहां पे आप वैल्यूज पुट करोगे, ln ऑफ के इक्विलिब्रियम एट T2 विच इज 10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर -6, दिस इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट बाय आर की वैल्यू 8.314। जूल्स वगैरह में निकालना होगा ना, देखो 1/T2 दैट मीन्स 1/323 माइनस 1/298। सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा ln ऑफ 100। ये क्या चीज आ जाएगी? ln ऑफ 100। तो 10 का स्क्वायर हो गया, वो 2 बाहर आ गया, तो 2 इंटू ln ऑफ 10 विच इज 2.303। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई, राइट हैंड साइड पे माइनस डेल्टा एच नॉट बाय 8.314, वो वैसे का वैसा ही है। डिनोमिनेटर में आ गया 323 इंटू 298, न्यूमरेटर में क्या आएगा? 298 माइनस 323 -25, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब बेसिक कैलकुलेशंस, अपॉन सॉल्विंग यू विल गेट डेल्टा एच नॉट की वैल्यू एज 147,439, तो किलो जूल में लिखना है तो 0.439 किलो जूल पर मोल, है ना। मैथ्स लगेगी यहाँ पे, कैलकुलेटिव है क्वेश्चन थोड़ा, बट आंसर ये पॉजिटिव में आएगा। पॉजिटिव 147 इज द आंसर। ऑप्शन में चेक करते हैं, पॉजिटिव 147 इज द आंसर। द आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा। ए गैस इज इन रिवर्सिबल रिएक्शन विद वी गैस एंड एस गैस। तीनों की तीनों गैसेज हैं, इनका डेल्टा एच नॉट दिया हुआ है, डेल्टा एस नॉट दिया हुआ है, और आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ढूंढना है। बेटा सीधे सीधे रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, है ना। ये फॉर अ रिएक्शन आप यूज कर सकते हो, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, सारे स्टैंडर्ड कंडीशंस में ले लिए मैंने।
आपको डेल्टा जी नॉट निकालना है, और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या होती है, माइनस आर टी ln ऑफ के इक्विलिब्रियम, इस रिएक्शन का के इक्विलिब्रियम। दिस इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। वट इज द वैल्यूज, आके चेक करो। माइनस आर की वैल्यू क्या है, आपको सारा डेटा किलो जूल जूल में दिया हुआ है, तो आर की वैल्यू 8.314 लिखोगे। टेम्परेचर की वैल्यू क्या लिखोगे, टेम्परेचर की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 300 ln ऑफ के इक्विलिब्रियम है यहाँ पे। राइट हैंड साइड क्या डेल्टा एच नॉट की वैल्यू गिवन है, बिल्कुल गिवन है, -30000। ठीक है, 30,000 जूल की बात हो रही है यहाँ पे। माइनस टी की वैल्यू कितनी है, टेम्परेचर फिर से 300, और डेल्टा एस नॉट की वैल्यू कितनी है, 100, टू बी मोर प्रिसाइज -100। यहाँ पे प्लस आ जाएगा, बाहर प्लस आ गया, और यहाँ पे 100 लिखा। किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना बेटा, तो वो 100 आएगा, 0.1 नहीं आएगा, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आएगा। तो बेटा यहाँ पे एक चीज तो श्योर है कि 300 से 300 और यहाँ पे भी 100 आ जाएगा। ठीक है, तो -8.314 ln ऑफ के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू -100, यहाँ पे -100 है, और राइट हैंड साइड बेटा +100 है। क्या बात है, -100 + 100 कैंसल, दैट मीन्स ln ऑफ के इक्विलिब्रियम इज 0, दैट मीन्स के इक्विलिब्रियम इज 1। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आ गई 1। आंसर इसका ऑप्शन बी है बेटा। तो आज हमने जितने भी क्वेश्चन किए ये कुछ बेसिक इक्वेशंस के ऊपर बेस्ड थे, जो कि थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम को रिलेट करती हैं। कौन सी इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है, एक तो डेल्टा जी नॉट को आप लिख सकते हो -RT ln के इक्विलिब्रियम, ये पहली इक्वेशन है, और दूसरी डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln ऑफ क्यू, वेयर क्यू इज रिएक्शन कोफिशिएंट। तो आई होप आपने ये चैप्टर एंजॉय किया होगा, चीजें इसकी समझी होंगी। अब अगला चैप्टर अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। मेरा तो वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स है, और मैं चाहता हूं आपका भी ये वन ऑफ द फेवरेट बन जाए। ठीक है, तो अगले टॉपिक में जरूर आना, आयनिक इक्विलिब्रियम जरूर अटेंड करना, मेरी रिक्वेस्ट आपसे। तो टेक केयर, बाय बाय, सी यू।